आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक कक्षा 12वीं का पाठ पहला, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। 30 प्लस एमसीक्यू आज हम इसके करने वाले हैं। 30 प्लस एमसीक्यू आज हम इसके करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। आज़ादी के पश्चात भारत के समक्ष कौन सी तीन प्रमुख चुनौतियां थी। तो आइए देखते हैं कौन सी तीन प्रमुख चुनौतियां थी। ऑप्शंस हैं, ए लोकतंत्र की स्थापना, बी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, या सी विकास, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब आपको सोचना है अपने मन में और फिर आंसर देखना है। तो जी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियां थी। लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्र का एकीकरण करना, या कह सकते हैं राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, और तीसरा विकास करना। ताकि उस समय भारत गरीब था, अंग्रेज लूट लाट के सब ले गए थे अपने पास, तो भारत के पास सिर्फ एक विकास करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेहरू जी द्वारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हो गया था तो नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, और वो भाषण 14 और 15 अगस्त को दिया गया था। तो यानी कि 14-15 अगस्त को, तो उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, ए भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, बी आज़ाद भाषण, सी नेहरू भाषण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सब सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसे हम ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भी कहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 3। आज़ादी के पश्चात किन 2 बातों पर सभी नेताओं या लोगों की सहमति थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियां भी थी भारत के सामने। उस समय बहुत सारे नेता जो थे वो भारत का समर्थन कर रहे थे, यानी भारत का नेतृत्व कर रहे थे, भारत के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन नेताओं के समक्ष कौन सी 2 बातें थी जिन पर वो सभी जो है समान मत थे, या फिर कह सकते हैं सहमत थे। ठीक है, ऐसे कौन से दो बातें थी। ऑप्शन देखते। ए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाकर सरकार चलाना। ऑप्शन में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाना, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, लोगों को मत डालने का अधिकार होगा, यानी वोट डालने का अधिकार होगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। बी ऑप्शन सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, या फिर सी ऑप्शन मुसलमानों को देश से भगाना, या फिर ए और बी दोनों। जी, तो इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा डी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्योंकि उस समय भारत में जो नेतृत्व करता थे नेता लोग थे, उन्होंने लोकतंत्र शासन व्यवस्था और सबके भले के लिए काम करना, इस बात पर सहमति जताई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
इसमें आपको चित्र देखकर ये पहचानना है कि ये चित्र किस व्यक्ति से संबंधित है या फिर दिए गए ऑप्शंस में से किस से ये चित्र संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। चित्र पहले देख लीजिए आप। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ए, पटेल जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, बी, मणिपुर के राजा और सरदार पटेल, या फिर सी, हैदराबाद के निजाम और सरदार पटेल, या फिर डी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। इसका भी जवाब आपको सोचना है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद के निजाम और सरदार पटेल। ये है जो ये हैं, ये सरदार पटेल हैं, सॉरी ये सरदार पटेल हैं, और ये जो है वो है निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम। तो ये अब ये दो हैदराबाद के निज़ाम, ये दो हैं, तो इसमें ऑप्शन में क्या, हैदराबाद के निज़ाम और सरदार पटेल, तो यही सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। सर्वप्रथम किस रियासत ने स्वयं को आज़ाद रखने की घोषणा की? तो आज़ाद रखने की घोषणा तो त्रावणकोर के राजा ने भी की, हैदराबाद के निज़ाम ने भी की, राजा मणिपुर के राजा ने भी की, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे किसने कहा कि मैं भारत में शामिल नहीं होना चाहता हूँ? वो थे त्रावणकोर के राजा। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिकतर रजवाड़ों में जनता की स्थिति कैसी थी? अब उस समय रजवाड़े थे, तो बुक में ऐसा भी दे रखा है कि उन रजवाड़ों की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर भारत में रजवाड़ों की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर रजवाड़ों में जनता की स्थिति कैसी थी या फिर रजवाड़ों की स्थिति कैसी थी। ऑप्शंस हैं आपके, ए शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाता, वहाँ पर चलता था, यानी कि रजवाड़ों में शासन जो है वो अलोकतांत्रिक रीति से चलता था। ऑप्शन बी, प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार ना देना, यानी कि रजवाड़ों में प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे, लोकतांत्रिक अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे। ऑप्शन सी, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रजवाड़ों में ना तो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त थे और ना ही वहाँ पर शासन जो था लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था, वहाँ पर शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उड़ीसा में कितने रजवाड़े थे? हाँ, बुक में ऐसा भी एक क्वेश्चन है कि उसमें बताया गया है कि उड़ीसा में कितने रजवाड़े थे ना, सौराष्ट्र में कितने रजवाड़े थे और भी कितने रजवाड़े थे। तो उड़ीसा में कितने रजवाड़े थे, इसमें एक क्वेश्चन में बताना है वर्तमान उड़ीसा में कितने रजवाड़े थे जी। तो इसका भी सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा। 26 रजवाड़े जो थे वो उड़ीसा में थे। अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र में कितने बड़े और कितने छोटे रजवाड़े थे? पहला है बड़ा और कितने छोटे, पहले बड़े फिर छोटे। तो सबसे पहले देखना है कि सौराष्ट्र में कितने बड़े और कितने छोटे रजवाड़े थे। ऑप्शन है ए 14 बड़े 119 छोटे, बी 119 बड़े 14 छोटे, या फिर ऑप्शन सी 41 बड़े 911 छोटे, या फिर ऑप्शन सी 11 बड़े और 15 छोटे। तो इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े सौराष्ट्र में थे। अगला क्वेश्चन, अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए सहमति पत्र पर
हस्ताक्षर किए थे, उस सहमति पत्र को क्या कहते हैं? उस सहमति पत्र को क्या कहते हैं? जो सहमति पत्र था उसको क्या कहते हैं? सबसे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम, भारत में शामिल होने का पत्र, ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस सहमति पत्र को कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां है। ये आपके सीयूटी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी डीप में क्वेश्चंस है या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का है, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी हिंदू मुसलमान सिद्धांत, ऑप्शन सी एकता सिद्धांत, ऑप्शन डी विभाजन सिद्धांत। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत में बताया गया था कि भारत जो है वो किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं, एक कौम का देश नहीं है, दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत में यही बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या कहा गया? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारा जब हो गया तो मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र जो था उसे क्या कहा गया, और हिंदू तथा अन्य बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या कहा गया वो देखते हैं। सबसे पहला है मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या कहा गया? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी खालिस्तान, ऑप्शन डी कश्मीर। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र को पाकिस्तान कहा गया। अगला है, हिंदू तथा अन्य बहुसंख्यक क्षेत्र को क्या कहा गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी खालिस्तान, सी हिंदुस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा सी हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होता है? किन दो भारत के राज्यों का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए बंगाल, बी कश्मीर, सी पंजाब या ए सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ए सी दोनों, यानी कि पंजाब और बंगाल। ए और सी, ए यानी बंगाल और सी यानी कि पंजाब, इन दोनों का विभाजन हो गया था। और वो विभाजन हमने जो वीडियो बनाई उसमें है, उसमें डिटेल में बता रखा है, उसे जाकर पढ़ लीजिए तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का विभाजन जो है वो सबसे बड़ी त्रासदी साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? क्वेश्चन अजीब है, क्वेश्चन समझने लायक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि लोग कितने हजार या कितने लाख या कितने करोड़ लोग जो है वो प्रवासी बन गए, सिंपल सा। लेकिन इसमें कहा कैसा है, अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। क्वेश्चन घुमा के है, लेकिन है कहना यही चाहता है कि कितने लोग प्रवासी बन गए, कितने लोगों ने देश छोड़ा, कितने लोग प्रवासी बने, प्रवासी। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 80,000, ऑप्शन बी 80 लाख, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 40 करोड़। इसका सही जवाब होगा वो होगा 80 लाख लोग जो है अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, सीमा पार उन्हें जाना पड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
ऑप्शन 16वां क्वेश्चन है जिसमें बोला 1951 के वक्त भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान रहते थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1951 के वक्त भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान रहते थे। ऑप्शन ए 11%, बी 13%, सी 21%, डी 12%। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 12% जो थे वो मुसलमान भारत में रहते थे 1951 में। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। 17वां देखते हैं। 17वां, ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था, वह 2 कौन से हिस्से थे। ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, सी देसी रजवाड़े, या फिर बी सी दोनों। तो सही जवाब होगा वो होगा बी सी दोनों, यानी कि देसी रजवाड़े और ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 565, 665, 556 या 156। तो इसका सही जवाब होगा वो है 565। उस समय भारत में 565 जो थे वो रजवाड़ों की संख्या थी भारत में। अगला क्वेश्चन है रज़ाकार। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रज़ाकार कौन थे। रज़ाकार कौन थे ये लोग। ऑप्शन देखते हैं। अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सभ्य समाज का निर्माण करने वाले लोग, या ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अब ऑप्शन ए अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग। जब हैदराबाद में जब जो विद्रोह भड़का था तो निजाम ने इन्हीं लोगों का सहारा लिया था। ये एक अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल। तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लूटमार, बलात्कार और भी बहुत सारे काम हुए थे, रज़ाकारों ने करे थे। ये लोग थे अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। अगला क्वेश्चन है 20वां, हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। हैदराबाद किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में हैदराबाद स्थित है वर्तमान में। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। हैदराबाद को निम्नलिखित किस प्रकार से भारत में शामिल कराया गया। यानी कि ऑप्शन देखते पहले। सरलतापूर्वक, बलपूर्वक, हैदराबाद के निजाम की सहमति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस देख लिए। अब आंसर जो है वो होगा बलपूर्वक, क्योंकि जब विद्रोह हो गया तो सैनिक बल जो था वो भेजा गया था, क्योंकि वो जनता पर अत्याचार कर रहे थे हैदराबाद के निजाम, है ना। तो सरकार ने सैनिक बल भेजा और फिर उसके बाद इसको हैदराबाद को शामिल करा लिया गया। तो कह सकते हैं कि बलपूर्वक जो है वो हैदराबाद को शामिल कराया या विलय कराया गया था भारत में। मणिपुर रियासत है। मणिपुर रियासत के राजा का नाम क्या है। मणिपुर रियासत के राजा का नाम क्या है। मणिपुर के जो रियासत है उसमें राजा थे या निजाम थे वो देखते हैं। चलिए मणिपुर रियासत के राजा का नाम क्या है। तो ऑप्शन है निजाम, सरदार पटेल, बोधिचंद्र या बोधचंद्र सिंह। ऑप्शंस देख लिए। अब देखते हैं आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, बोधचंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23वां, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए। तो वो राज्य है मणिपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। अगला 24वां, मणिपुर में चुनाव कब हुए। ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ए
जून 1947, बी जनवरी 1948, या फिर सी फरवरी 1948, या फिर डी जून 1948। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर को किस प्रकार भारत में विलय कराया गया? सरलता पूर्वक, बल पूर्वक, या मणिपुर के राजा की सहमति पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो होगा वो होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। बलपूर्वक जो है से भी मणिपुर को भी भारत में शामिल कराया गया था, क्योंकि वहाँ के लोग और जनता जो थी वो नहीं चाहती थी कि भारत में शामिल हो, लेकिन बलपूर्वक जो है भारत में उन्हें शामिल करा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? देखते हो ऑप्शन 1948, 1953, 1954, 1952, 1954। 1948, 1953, 1952, 1954 में से कौन सा सही ऑप्शन है? देखते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। दो चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वह है राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में। तो ये जो है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन जो है वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा बी ऑप्शन 1956 में। ठीक है, 1956 में। 1952 में, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। सिंपल सा है, 2 पॉइंट हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? ऑप्शंस हैं, ए 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 6 राज्य और 12 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी 6 राज्य 14 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है 29। कब भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने सीमांकन के लिए भाषा का आधार चुना था? भारत की स्वतंत्रता से भी पहले भारत के लोगों ने, या फिर भारत के नेतृत्वकर्ता जो थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने पहले ही चुन लिया था कि भारत का जो सीमांकन होगा, यानी कि राज्यों का जो सीमा है, राज्यों की सीमा का निर्धारण वो जो है वो भाषा के आधार पर ही होगा। भाषा के आधार पर ही होगा, ऐसा पहले ही तय कर लिया गया था। और वो कब तय किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं। ए कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1920, या फिर बी 1940 कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन, या फिर ऑप्शन सी 1932 कांग्रेस चेन्नई अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1941 कांग्रेस मद्रास अधिवेशन। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1920 में ही यह तय कर लिया गया था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का सीमा निर्धारण होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर सर्वप्रथम हुआ? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण होता रहा, लेकिन किस राज्य का सबसे पहले हुआ था निर्माण? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, या डी कर्नाटक। ऑप्शन इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। किस तेलुगु भाषी व्यक्ति ने तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग से राज्य की मांग
की जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। ठीक है, किस तेलुगु भाषी एक व्यक्ति था जिसने हड़ताल की, भूख हड़ताल की और फिर एक अलग राज्य बना उसके तेलुगु भाषी लोगों के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, ए पीवी नरसिम्हा राव, या बी पोटी श्रीरामुलु, या फिर ऑप्शन सी राय बहादुर, या ऑप्शन डी सिंह बासवन्ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटी श्रीरामुलु ने जो है भूख हड़ताल करी थी, 56 दिनों की भूख हड़ताल करी थी, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी वजह से ही आज आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो बना है। अगला क्वेश्चन है, पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कितने दिन की भूख हड़ताल के पश्चात हुई? तो मैंने पहले बताया 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया था? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब देखते हैं, एक मिनट जी, किस राज्य के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो पोटी श्रीरामुलु जो थे उस समय कर रहे थे हड़ताल, तो उस समय जो उस समय तो मध्य प्रदेश बना नहीं था, उस समय आंध्र प्रदेश जो था वो मद्रास का भाग था, मद्रास का। ठीक है, पोटी श्रीरामुलु जो थे वो कर रहे थे हड़ताल, भूख हड़ताल की आंध्र प्रदेश राज्य बन जाए, लेकिन उस समय बना तो था नहीं। ठीक है, तो वो हड़ताल मद्रास में कर रहे थे, तो उस समय मद्रास के जो नेता या विधायक या सांसद कह लो, विधायक कह लो, उन लोगों ने विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया था, पद से इस्तीफा दे दिया था। कहाँ के लोग? मद्रास के जो नेता विधायक लोग थे उन्होंने विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, या फिर ऑप्शन डी 1955। इसका सोचना है आपको कि इसका सही जवाब क्या होगा। 1952 इज द करेक्ट आंसर। 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, बस यहीं तक क्वेश्चन होते समाप्त, दी एंड। तो बताना है आपको कैसी वीडियो लगी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी डीप मेहनत लगी इन्हें बनाने में, तो अपना प्यार दिखाना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल ऑफ दैट। तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए।